नगर नियोजन। जैसा कि हम लोग बताए कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि एक नगर नियोजन सभ्यता थी, या फिर बोल सकते हैं शहरी सभ्यता थी। तो शहरी सभ्यता के रूप में अगर विकसित हुआ तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से यह विकसित हुआ, यहाँ की व्यवस्था कैसा था, क्या यहाँ पे पक्की सड़कें थी या नहीं था, यहाँ के घर कैसे थे, यहाँ के लोग जो का जीवन यापन किस प्रकार से था, इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो समान विशेषताएं देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। जिस प्रकार से एक तरीके से शहर को बसाया गया था सुनियोजित तरीके से, ऐसा कहीं भी पूरी दुनिया में साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जैसा कि सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाया गया था कि किन क्षेत्रों में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, हम लोग का जिला कौन सा है, भागलपुर। देखिएगा कचहरी अलग साइड में है, आप चले जाइए तो कॉलेज वगैरह सब एक साइड में मिलेगा, ठीक है। गंगा किनारे है तो उधर नदी किनारे कुछ अलग आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए सब्जी मार्केट जाइएगा तो वहां पे देखिएगा सब्जी एक साइड बिक रहा है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इससे पता चलता है कि वहां जो है कि एक तरीके से पहले से प्लान करके जो है कि शहरों को व्यवस्थित किया गया है। तो उसी प्रकार से ये जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे भी जो है कि एक प्राचीनतम सुनियोजित तरीके का प्रमाण मिला है। सड़कें कैसी थी, तो सीधी दिशा में थी और एक दूसरे पर समकोण काटती थी, सीधी और समकोण। ऐसा नहीं कि टर्न मार दिया, अभी क्या है कि टर्न हो जाता है ना, लेकिन टर्न नहीं था, समकोण, समकोण पर काटती। समकोण तो आप लोग समझ रहे हैं। अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। सड़कें कैसी थी, तो सीधी थी, समकोण पर काटती थी, अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है कि कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कों का निर्माण प्राप्त हुआ है, जिसमें कि वो 10 मीटर की चौड़ी, 10 मीटर आप लोग समझ सकते हैं, 10 मीटर चौड़ा सड़क मिला है। पुरावेदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी है, राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी है, क्योंकि उतना बड़ा सड़क वो उस पर चलेगा क्या, बैलगाड़ी ही तो चलता होगा, कि दूसरा तो चलता ही नहीं होगा उस समय। तो ऐसा थोड़ी कि बड़ा बड़ा क्या बोलते ट्रक हाईवा हुआ चलता होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं उस समय, सब तो था ही नहीं। तो सामान्यतः और यहाँ के अशोक पहला जो कि बोल सकते पुरावेदों ने इसे प्रथम राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी। सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। कितने कमरे, 4 या 5 कमरे ही हुआ करते थे, ठीक है। 4-5 कमरे। मकान में आंगन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था, स्नानागार हुआ करता था, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। सोचिए उस समय के लोग जो है कि शौचालय का निर्माण भी घर में करके रखे थे। सोचिए कितना विकसित और कितना जो है कि मतलब कि सुदृढ़ थे ये लोग। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल के कहाँ खुलते थे, गलियों में या घर के पीछे खुलते थे। इनसे क्या पता क्या नहीं, क्या लोगों को लगता है कि आपसी मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, आपस में जुड़ाव नहीं था। जैसे हम लोग का समाज में क्या था, घर के आगे रोड किनारे गेट खुलता है तो क्या बोलते हैं पड़ोसियों से या फिर सामने वाले से मेल मिलाव होता है, समाज में मिल मिल के रहते हैं। लेकिन पीछे की वो सड़क खुलने का मतलब हो गया कि किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। जैसे कि बहुत सारी जगह देखा गया है कि मतलब कि जैसे धौलावीरा देख लिए, रोपड़ देख लिए, बनवाली देख लिए, इन क्षेत्रों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ज्यादातर जो मकान का निर्माण हुआ है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है, जबकि अन्य स्थलों से ज्यादातर कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है या फिर कच्ची ईंट का प्रमाण मिला है। मात्र कालीबंगन से या फिर कालीबंगा से अलंकृत ईंट के प्रमाण मिलते हैं, कालीबंगा से, और कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है। उसके सामान्यतः ईंट का आकार क्या हुआ करता था, तो लंबाई होता था 10 इंच, चौड़ाई हो गया आपका 5 इंच, और मोटाई जो होता था वो 2.5 इंच था, जिनमें कि 4:1 का अनुपात हुआ करता था ईंट के। हाँ, 4:1 का अनुपात मिलता था। प्रमुख नगरों की विशेषता, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख नगरों की विशेषता कि हड़प्पा का क्या विशेषता रहा, चंदोदड़ो का क्या विशेषता रहा, धौलावीरा की क्या विशेषता रही, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ अभी जो समान विशेषताएं बताएं वो समझ में आ गया कि यह जो कि नगर प्राचीनतम सुनियोजित शहर था। पहला क्या था, प्राचीनतम सुनियोजित, ये देख लिए। उसके बाद सड़कें क्या होती थी, समकोण, पहले तो सीधी और समकोण पर काटती थी, और वक्राकार चतुर्भुजाकार खंडों में होती। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है कि कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और कितना मीटर इसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 मीटर चौड़ाई थी।
पुरावेदों ने इसे जो है कि प्रथम राजपथ बोल सकते हैं या प्रथम सड़क की संज्ञा भी दिया गया है। सामान्यतः मकानों में कितने कमरे होते थे? 4 या 5। 4 या 5 कमरों के बाद जो है कि क्या बोलते हैं वहां पे जो है कि भोजन रसोई घर मिला है, स्नानागार मिला है, कुएं तथा कुछ बड़े शौचालय, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंट का प्रयोग होता था, जबकि अन्य स्थलों पर कच्ची ईंटों का। बस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। और दोनों कहाँ है, किस क्षेत्र में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में। मात्र कालीबंगन से ही अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद जो है कि ईंट का जो है कि हम लोगों ने क्या देखा, सामान्यतः ईंट को आकार जो है कि किसके अनुपात में था? 4:2 के अनुपात में था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रमुख नगरों की विशेषताएं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे बड़ा शहर हड़प्पा है। तो सब पहला शहर हड़प्पा है। तो हड़प्पा के बारे में जानेंगे कि हम लोग इनकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभाजित था। हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था, एक पश्चिमी दुर्ग और दूसरा पूर्व दुर्ग। ठीक है, पश्चिमी और पूर्व में, जैसा कि हम बताए इससे पहले कि जो कि पश्चिमी क्षेत्र जो कि नीचे वाले क्षेत्र को कहा जाता था, पूर्व वाला ऊंचा टीला होता था। पूर्व में एलिट क्लास के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और पश्चिम वाले निचले नगर में जो है कि निम्न वर्ग के थोड़ा सा लोग रहते थे। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले में के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। जो हड़प्पा का एक दुर्ग हुआ था, उनके बाहर वाले क्षेत्र में जहां से उत्खनन किया गया, तो वहां से कुछ अवशेष मिले, जिसमें कि मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्तियां कुल 15 मिली है हड़प्पा के। वो क्या बोलते हैं, दुर्ग से बाहर। इसी के पास से 16 भट्टियां भी प्राप्त हुई है, जिसमें कोयले और कुंडे के राख भी मिले हैं। पुरावेदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना बोला, क्योंकि तांबा क्या बोलते हैं, तांबा और टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है? नहीं, ये जो ताम्रपाषाणी की वो है ना, तो छोड़ दीजिएगा, काट दीजिएगा, पालन। हाँ, केमिस्ट्री का है। इसी के पास 16 भट्टियां प्राप्त हुई, जिसमें कोयले और कुंडों के राख मिले। पुरावेदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना, क्योंकि तांबा के क्या बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, क्योंकि ज्यादा मजबूत हुआ करता था। ठीक है, वो मजबूत इसलिए जो है कि यहाँ पे एक तो प्रकार से बोल सकते हैं कि भट्टी यहाँ मिली है। यहीं से पक्की ईंट से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके की मध्य में एक गड्ढा है, और गड्ढे में गेहूं एवं जौ के राख मिले हैं। गेहूं एवं जौ एवं राख के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो कहाँ से मिले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले। ठीक है, एक ये रखिएगा याद। और उसके बाद जो कि भट्टियां जो कि बनाया जाता था, तांबे की जो भट्टियां होती थी, वो भी हड़प्पा से मिला। और मजदूरों के लिए रहने के घर जो है कि हड़प्पा से मिला, जो कि दुर्ग के बाहर हुआ करता था। बस ये 3 चीज याद रखिएगा हड़प्पा से। मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्तियां कुल 15, इसके पास 16 भट्टियां हुई, जो कि एक प्रकार से तांबा की भट्टियां बोल सकते हैं। और यहाँ से गड्ढे में गेहूं, जौ और राख के साक्ष्य मिले हैं। राख का साक्ष्य ऐसे मतलब कि वो लोग को मतलब एक प्रकार से जान रहे कि सुनियोजित शहरी विकसित था, तो सब कुछ यहाँ से प्रमाण मिलता है। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा स्तर। तो मोहनजोदड़ो का नगर भी 2 खंडों में विभक्त है, जैसा कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो भी 2, एक पश्चिमी दुर्ग, दूसरा पूर्व में, जो कि पूर्व में निचला स्तर बोलते हैं, निचला नगर था, और पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर था। दुर्ग क्षेत्र से अनेक सार्वजनिक इमारतों से प्राप्त हुए, जैसे विशाल स्नानागार, यहाँ पे पक्की ईंट से निर्मित जो है कि स्नानागार है। दूसरा है सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है, यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी है। वो पहला हुआ, दूसरा कहाँ दे दिया है जी? यहाँ तक चलेगा ना, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, विशाल अन्ना का, तीसरा वहां चला जाएगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सुंदर कृति है, विशाल स्नानागार। यहाँ पूरी इमारत जो है कि 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है, जिसका आकार, ये जो मतलब कि क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो 108 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी है, इमारत है वहां पे। ठीक है, इसके मध्य में जो है कि एक तालाब है, जिसका आकार जो है कि लंबाई चौड़ाई
ऊंचाई, लंबाई है 11.89 और चौड़ाई है 7.01 और गहराई जो है कि आपका 2.43 है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। नहीं बोलते हैं मतलब कि हम पोखर के तालाब में जो है कि पोखर में सीढ़ियां बना दी जाती है, हम लोग यहाँ चारों साइड मिल जाता है, कहीं कहीं दो साइड में मिलता है, तो यहाँ उत्तर और दक्षिण में जो है कि सीढ़ियां हैं। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। पता नहीं पानी उसमें आता था या बाहर निकाला जाता था। नाली तो तो फिर उसमें पानी कहाँ से आएगा? पानी डालने का व्यवस्था होगा हम लोग बोरिंग नहीं था, बाथरूम होना एक अलग चीज है, बोरिंग होना अलग चीज है। बोरिंग तो नहीं, उसमें बोरिंग नहीं था। उसमें क्या बोलते हैं, बैल गेद वाला अरहट चलता था जो कि पानी खेतों में पटाया जाता था। बैल घूमता था और पानी को पटाया जाता था ना। हाँ, और दूसरा है विशाल अन्नागार। तो अन्नागार का जो है कि लंबाई चौड़ाई जो है कि दिया हुआ है, 45.71 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया था। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार, पूरे सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार जो है कि आपका यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से। हाँ, तीसरा है पुरोहित की आवास। विशाल स्नानागार के पास से एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला हुआ है। विशाल स्नानागार, जहाँ स्नानागार था वहीं से आपका जो है कि सबसे बड़ा विशाल इमारत का प्रमाण मिला है जो कि 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा था। ये आपका जो है कि सारा चीज कहानी था किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। एक विशाल स्नानागार, दूसरा विशाल अन्नागार और तीसरा पुरोहित का हुआ। ये तीन चीजें इनके बारे में। उसके बाद देखते हैं चुनोदड़ो से। चुनोदड़ो में सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है आपको चुनोदड़ो में। गुड़िया मनके बनाने कारखाना, जैसा कि हम लोग उसको याद कीजिएगा तो बस वही इंपॉर्टेंट है, इसका साल जो कि इंपॉर्टेंट वहीं पे छोड़ दिया गया। इसके बारे में शहर के बारे में थोड़ा सा कुछ ज्यादा जानकारी जो मिलेगा, लोथल में जो है कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्योंकि लोथल जो है कि कहाँ है, गुजरात में है। और यह जो है कि मतलब कि उसके सबसे किनारे में क्या समुद्र तट की चौड़ाई रहती है जिसमें गोदीवाड़ा मिलता है, तो सारे लोगों का मतलब क्या बोलते हैं एक्टिविटी ज्यादातर वहां पे देखने को मिलता है, इसलिए लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूरब में निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग जो है कि क्षेत्र निचला नगर और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ का जो प्राचीर था, मतलब कि बोल सकते हैं कि जो कि बिल्डिंग जो था उसको जो है कि प्राचीर से घिरा हुआ था। मतलब हो सकता है कि कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट जगह हो लोगों के लिए रहने के लिए, या फिर कोई राजा महाराजा लोग आकर के रहते होंगे, या फिर कोई व्यापारी आकर के रहते होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन वीआईपी लोग, तो उनके लिए बड़ी बड़ी दीवारें थी, उनको घेरा गया था और वहां पे जो कि रक्षा प्रहरी का भी इंतजाम था। लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, यहीं से एक रंगाई का कुंड भी मिला है। लोथल से ही ये सारा, और व्यापारी एवं विशाल शिल्पी वगैरह जो है कि आपको लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। हाँ, बस वही चीज है, थोड़ा सा खाली लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पे खुलते हैं, ये बाकी सबका जो है कि पीछे खुलता था, लेकिन लोथल में जो है कि आगे खुल रहा है। हाँ बस, और इसमें कुछ नहीं। और बाकी व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग के थे। लोथल के निचले नगर को पूरब में एक डेकयार्ड था जिसको गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। यह पक्की ईंट से निर्मित था। इसका आकार 218 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर गहरा था। ये तो था कहानी लोथल का। तो लोथल को एक बार फिर से देख ले कि लोथल में क्या क्या था। तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूरब में निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र जो है कि निचला एक रक्षा प्रहरी के रूप में था। लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, उसके बाद जो है कि लोथल में मकान के दरवाजे किधर खोलते थे, मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। और लोथल के निचले नगर में पूरब में एक डेकयार्ड होता था। निचले नगर के पूरब में डेकयार्ड था जो गोदीवाड़ा, और यह पक्की ईंट से निर्मित था। अब है धौलावीरा। धौलावीरा यह भारत के स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर है। ऐसे हम अभी इससे पहले क्या बताएं, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? नहीं, ऐसे राखीगढ़ी, ठीक है। क्या हो गया जी आपको?
धौलावीरा यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का कि जो धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना से भिन्न योजना में बसाया गया है। यहाँ पे जो कि 16 जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं, यहीं से स्टेडियम सूचना पट का प्रमाण मिलता है। बस इतना ही। सबसे बड़ा नगर शहर जो है कि सबसे बड़ा धौलावीरा। धौलावीरा नगर के जो है कि यहाँ पे जो है कि भिन्न इसलिए बसाया गया है क्योंकि यहाँ से 16 जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं और यहीं से स्टेडियम सूचना पट जो है कि मतलब वैसे शहरी शहर जो है कि धौला, हाँ सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र धौलावीरा हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। कालीबंगन से यहाँ नगर के 2 खंडों में विभक्त था, पश्चिम दुर्ग और पूर्व दुर्ग। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं और यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ये भी जो है कि निचला क्षेत्र भी और ऊपर वाला क्षेत्र भी दोनों जो है कि ऊंचे वाला दोनों जो कि रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, एक प्रकार से सैनिकों से घिरा हुआ था। यहाँ का एक फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला हुआ है कालीबंगन से। यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिकाओं जो प्राप्त हुई जिसमें कि हम लोग हवन वगैरह करते हैं, उसके साक्ष्य जो है कि कालीबंगन से मिला हुआ है। अब देखते हैं बनवाली। बनवाली यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग अलग नहीं है, यहाँ जो कि सब एक समान है। मिट्टी का बना खिलौना के रूप में हल प्राप्त हुआ है और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बस ये 2 चीज याद रखना है, वही चीज है। ठीक है, हाँ यहाँ जो इसको हम लोग ऊपर में देखे थे इस शॉर्ट के रूप में, इधर ये सब देखे थे ना कहाँ से क्या प्रमाण मिले हैं। नोट है, नोट क्षेत्र है, 9 से याद रखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि 1-2 क्वेश्चन रहता है यहाँ से। सामाजिक जीवन कल नेक्स्ट पार्ट में सामाजिक जीवन हो जाएगा कि देखेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था, समाज के लोगों का जीवन कैसा था, जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे थे, वो जो कि किस प्रकार से वहाँ का रहन सहन था। सामाजिक जीवन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद धार्मिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन के साथ साथ में धार्मिक जीवन भी देखेंगे कि उन लोगों का कौन सा धर्म रहा था, किस प्रकार से कर्मकांड वगैरह वो लोग करते थे, किसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यज्ञ पूजा ये सब पशु बलि देखेंगे। फिर आर्थिक जीवन देखेंगे जो कि मेन इंपोर्टेंट होगा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। बस ये 3 चीज कल देखेंगे। अब उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है।